जोर से बोलो। फर्स्ट क्रॉप रागी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन की, लेकिन वर्ल्ड की लास्ट मतलब फर्स्ट क्रॉप पूछोगे तो रागी रहेगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉटन रहेगी। कोई और क्वेश्चन? सीडीएस का आपका सिलेबस अलग अलग है। स्टोन एज पढ़ोगे तो रागी आएगा पहले। स्टोन एज रागी एक प्रकार का दाल होता था, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो कॉटन आएगा। क्वेश्चन देखना पड़ेगा किससे पूछा जा रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से या फिर स्टोन एज से। आपके क्वेश्चन आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो आपकी कॉटन रहेगी, और जो सीडीएस में रहेंगे आपके 3 साल बाद, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा डिफेंस का ऑप्शन क्या बचेगा आपके पास, सीडीएस। फिर आपकी हो जाएगी रागी, लेकिन वो 3 साल बाद होगी, अभी आपको कॉटन ही रखना है। ठीक है, चलो कोई और क्वेश्चन किसी का? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया था, वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे। हो गया था। और कोई क्वेश्चन है तो, आपका डाउट है तो मुझे दे दो। हाँ जोर से बोलो यार। 16 के अनुपात में थी, 16 के थी, 16 मल्टीप्लाई 4, 16, 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसी मापतोल की इकाई थी। दूसरी मापतोल की इकाई 160 मल्टीप्लाई 2, 320 की यूनिट भी थी। और जो मेजरमेंट के लिए बाट यूज करते हो, बनिया बाट यूज करता है ना, ऐसे बाट भी होते थे, लेकिन वो सेल खड़ी से बने होते थे। और बाट सेल खड़ी कहां से आयात निर्यात किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था? तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया और श्रीलंका और साउथ इंडिया, यहां से वो सेल खड़ी को मंगवाते थे। और उससे क्या बनाया जाता था? मेजरमेंट यूनिट बनाई जाती थी, यानी कि बाटों का निर्माण किया जाता था। और उन बाटों से चीजों का क्या किया जाता था? मापतोल किया जाता था। बट करेंसी सिस्टम नहीं था, करेंसी सिस्टम नहीं था। यूनिट 16 मल्टीप्लाई 4 होती थी, मतलब 16 की यूनिट होती थी वहां पे। तो गणना आ चुकी थी, संख्याएं आ चुकी थी, इसका मतलब लिपि भी आ चुकी थी। लेकिन इनकी लिपि होती किस टाइप की थी? चित्रात्मक, चित्र बने होते थे। और उसको आप समझ नहीं पाओगे कि उसमें लिखा क्या गया था, मतलब क्या लिखा जा रहा है। अगर वो होता बाइलिंगुअल, द्विभाषिक, द्विभाषिक होता तो हम उसका आइडिया लगा लेते कि वो क्या बोलना चाह रहा है। बट उसकी हमें एक ही लिपि मिलती है, द्विभाषिक, बाइलिंगुअल नहीं मिलता। तो उससे हम उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए, जिससे हम ये जस्टिफाई कर पाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इज दैट क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी का? और पीछे कर दे, आगे वैदिक एज को स्टार्ट कर दे। चल वैदिक एज देखो बच्चों, वैदिक एज का जो टाइम पीरियड रहेगा वो एक्चुअल में टाइम पीरियड 1500। हाँ बोलो। इंडस वैली में अभी तो बताया है, चित्रात्मक स्कल्पचर टाइप की लिपि थी। किस टाइप की? देखो दोबारा से देख लो। ये भी उनकी लिपि होती थी। शेर, हाथी, घोड़ा स्टाम्प बनाए जाते थे, जिनके ऊपर शेर, हाथी, घोड़ा की क्या बनाई जाती थी? पेंटिंग की जाती थी, चित्र बनाए जाते थे। तो वो भी उनकी लिपि होती थी। मेसोपोटामिया की मुहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से। हड़प्पा की मुहरें, हड़प्पा की स्टाम्प कहां से मिली है? मेसोपोटामिया, दिलमुन, बहरीन। दिलमुन और बहरीन क्या होते थे? पोर्ट होते थे दो बड़े। जिस प्रकार लोथल हमारा क्या था? पोर्ट था। इज दैट क्लियर? तो वहां भी पोर्ट थे, यहां भी पोर्ट थे। तो इनसे क्या होता था? ट्रेड होता था, व्यापार होता था एक जगह से दूसरी जगह का। तो ऐसी लिपि होती थी जिससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब बताओ ये क्या बोलेगा, इसका क्या मानोगे? अगर ये द्विभाषिक होता, बाइलिंगुअल होता, यानी कि एक लैंग्वेज ये होती और दूसरी कोई और लैंग्वेज होती, तो फिर हम मान लेते, पढ़ सकते थे इसको। अब इसको तो पढ़ पाना अभी तक तो पॉसिबल हुआ नहीं,
आगे हो सकता है कोई इतिहासकार, फिलोसफर, हिस्टोरियन ऐसा आ जाए जो इसको पढ़ ले, तो फिर हिस्ट्री फिर से चेंज हो जाएगा। अभी आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी को लिखने की कोई कला है, जैसे ए, आ, ई, बड़ी, छोटी, ये कोई कला है? ये वर्ड है ना, यही लिपि होती है एक्चुअल में। हिंदी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को लिखने के लिए कौन सी लिपि यूज की जाती है? देवनागरी। तो देवनागरी उसकी क्या है? लिपि है। समझ में आ गई? जिस प्रकार पंजाबी क्या है? लैंग्वेज है। गुरुमुखी उसकी क्या है? लिपि है। क्लियर? आगे चले? ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? चलो, अब स्टार्ट करने देना वैदिक एज। अब पहले बोल रहा हूं, और क्वेश्चन है तो दे दो मुझे अभी। हाँ, येलो रिवर सिविलाइजेशन से व्यापार होता था या नहीं होता था, ये पूछना चाह रहे हो? नहीं होता था, नहीं होता था। येलो रिवर सिविलाइजेशन चाइना की थी, लेकिन तिब्बत से रेशम इंपोर्ट किया जाता था। तिब्बत से रेशम इंपोर्ट किया जाता था, मंगवाया जाता था, लेकिन तिब्बत येलो रिवर सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा दूर था। यानी कि तिब्बत का पार्ट येलो रिवर सिविलाइजेशन में नहीं आता था। और जब हम वैदिक आर्यों की बात करेंगे तो वैदिक आर्यों के अंडर तिब्बत भी आएगा। अभी चलेंगे वैदिक आर्यों पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चाइना से, अभी देखो चाइना का पार्ट क्या है? तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। तो आप ये बोल सकते हो अभी प्रेजेंट में कि चाइना से रेशम का इंपोर्ट करवाया जाता था। ठीक है, और आगे जब मॉडर्न एज आएगा, आधुनिक भारत, तो उसमें अंग्रेज क्या कर लेंगे? चाइना को ओपियम भेजेंगे, कॉटन भेजेंगे, और वहां से क्या ले लेंगे? रेशम। समझ में आ गई? और चाइना को क्या बना देंगे? उसकी वजह से चाइना के साथ उनकी फाइट भी हुई, जिसको बोला जाता है ओपियम फाइट, ओपियम वॉर, अफीम की लड़ाई। क्योंकि भारत ने तो नहीं कह सकते, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी मात्रा में मंदसौर, नीमच, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मतलब ये कुछ एरिया है भारत का, कुछ एमपी का, कुछ राजस्थान का, जहां पे बड़ी मात्रा में ओपियम का प्रोडक्शन किया गया, और उस ओपियम को बॉम्बे पोर्ट से भेज दिया गया चाइना में। अब ड्रग्स को कहीं भेजा जा रहा है, तो उसकी वजह से वहां के लोग क्या कर जाएंगे? नशे के आदी हो जाएंगे, ड्रग्स के आदी हो जाएंगे, और इसकी वजह से चाइना के लोगों ने विरोध किया, और चाइना के साथ ब्रिटेन की क्या हुई? फाइट हुई। क्योंकि ब्रिटेन को क्या करके रखना था? व्यापार संतुलन बना के रखना था अपने पक्ष में, यानी कि ट्रेड बैलेंस। और अगर यहां से ओपियम ना भेजी जाती तो ट्रेड बैलेंस किसके पक्ष में जाता? चाइना के पक्ष में। अब उन्होंने इस ट्रेड बैलेंस को अपने पक्ष में रखने के लिए ओपियम जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बताऊंगा आपको, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। चलो अभी वैदिक एज पे चलते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टार्ट कर दूं? पक्का ना? वैदिक एज, देखो बच्चों, वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है 1500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, टू 1000 and 1000 to 600। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, टोटल वैदिक एज का, तो आपको लेना 1500 to 600 BC, 1000 बीच वाला आपको गायब कर देना है। अब ये किस प्रकार, इसका टाइम फेज किस प्रकार होगा, तो वो देखते हैं। वैदिक एज के दो फेज है। पहले को बोला जाता है ऋग वैदिक फेज। ऋग वैदिक एज ये बच्चों रहता है 1500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, टू 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। इज दैट क्लियर? अब इस ऋग वैदिक एज के बाद सेकंड फेज आता है, उसको बोला जाता है लेटर वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज या आयरन फेज, तीनों ले सकते हो। लेटर वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज भी बोल सकते हो, आयरन फेज भी बोल सकते हो। ये कहां से कहां तक चला? 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, टू 600 BCE। इज दैट क्लियर? तो आपको वैदिक एज को कितने पार्टों में पढ़ना है? ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, दो पार्ट रहेंगे इसके। बट वैदिक एज के बारे में जानने के क्या क्या सोर्सेस है?
हम किस प्रकार मान ले कि वैदिक एज यहां पे हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो वैदिक एज को जानने के लिए सबसे बड़ा सोर्सेस है लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट लिटरेरी सोर्सेस एक ऐसा सोर्सेस है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, और ऋग्वेदिक एज का एकमात्र सोर्सेस है जिसको बोला जाता है ऋग्वेद, ऋग्वेद संहिता। ये एकमात्र लिटरेरी सोर्सेस लिटरेरी सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि यहां पे कौन सा एज हुआ था, 1500 BCE टू 1000 BCE ऋग्वेद एज यहां पे हुआ था। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के बारे में पता चलता है कि यहां पे आर्य लोग आए और आर्यों ने अपनी सभ्यता को यहां पे, अपनी सिविलाइजेशन को यहां पे जन्म दिया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों ये ऋग्वेद है क्या, इसके बाद चलते हैं हम इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे। ऋग्वेद है क्या? तो ऋग्वेद एक ग्रंथ है, जिस प्रकार आपकी महाभारत, रामायण या फिर मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ये सारे के सारे लिटरेचर है, उसी टाइप का एक लिटरेचर है ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद से 3 और वेद भी निकले, यानी कि जो 4 वेद आप पढ़ते हो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो इसी से निकल के आगे आए। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी? ऋग्वेद रहेगी। यानी कि सबसे पुराना लिटरेरी सोर्सेस क्या है हमारे पास? ऋग्वेद ही है। और ये हमारा नहीं, पूरे वर्ल्ड का। ऋग्वेद के बारे में वेरीफाई करने के लिए जब हम ऋग्वेद को वेरीफाई करने लगे कि हो सकता है ऋग्वेद में बातें झूठी लिखी गई हो, तो ऋग्वेद को वेरीफाई करने के लिए हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक लिटरेचर पढ़ा, और उस लिटरेचर का नेम है अवेस्ता। अवेस्ता। जब हमने उस सभ्यता का एक लिटरेचर पढ़ा तो उसमें बहुत सी बातें ऋग्वेद ग्रंथ की लिखी गई है, यानी कि जो ऋग्वेद लिटरेचर में बातें लिखी गई वो बातें किस में लिखी गई? अवेस्ता लिटरेचर में लिखी गई। इससे हमें यह पता चल गया कि सबसे पुराना लिटरेचर कौन सा है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद है क्या? तो ऋग्वेद के बच्चों टोटल 10 डिवीजन है। यानी कि ऋग्वेद के डिवीजन का मतलब होता है पार्ट। जिस प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से पार्ट है, कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के? 22 या 25? 25। अभी 25 है, पहले 22 ही थे, 3 और ऐड हो गए। एक्चुअल में हो 26 गए थे, एक को हटा दिया गया, फिर 25 रह गए। चलो, तो ये डिवीजन भी क्या होता है? पार्ट होता है। यानी कि किसी भी बुक को लिखोगे, जिस प्रकार आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री के 7 से 8 या 10 टॉपिक होते हैं। तो वो टॉपिक, एक टॉपिक क्या हो गया? बुक का एक पार्ट हो गया। तो ऋग्वेद के टोटल कितने पार्ट है? 10 पार्ट, 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन के साथ साथ 1028 श्लोक्स, हाइमन्स, 1028 श्लोक है इसमें। और 1028 श्लोक है तो इनको लिखने में टाइम भी तो लगा होगा, एक दिन में तो किसी ने बुक लिख नहीं दी। अब ये जो 10 डिवीजन है, इसमें आगे चल रहा हूं मैं, पेज आगे ले रहा हूं। अच्छा, नोट करना है आपको, पैक करूं वापिस? हो गया ना? जो 1028 डिवीजन, 1028 डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, और 10 नहीं श्लोक, इसको हाइम, और 10 डिवीजन की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बच्चों डिवीजन नंबर सेकंड टू 7 क्लेन डिवीजन बोलते हैं। एक ही गोत्र से रिलेटेड परिवार ने लिखा है, यानी कि एक ही गोत्र, जिस प्रकार कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई प्रतिहार है। अब समझ लो
कि अगर कोई जाट फैमिली थी तो दूसरे से 7वां मंडल उसी की फैमिली ने लिखा है। यानी कि ऋग्वेद लिटरेचर के जो 10 डिवीजन है उसमें से डिवीजन नंबर 2 to 7 सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन है, सबसे पुराना डिवीजन। अब देखो 10 पार्टों की जब बात करोगे, 10 पार्ट्स की बात करोगे, तो उसमें सबसे पुराना पार्ट कौन सा रहेगा? 2 to 7 रहेगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि 2 to 7 सबसे पुराना डिवीजन है, तो सबसे लेटेस्ट डिवीजन कौन सा होगा? 1, 8, 9, 10। इसका मतलब 1, 8, 9, 10 को किसी और ने लिखा है, 2 to 7 किसी और ने लिखा है। तो 2 to 7 को क्लैन डिवीजन बोलते हैं, यानी कि एक ही गोत्र, एक ही ऋषि मुनि के परिवार ने लिखा है। यानी कि पहले उसके पिता ने लिखा, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे ने। अभी लिखवा देंगे, ठीक है। 2 to 7 एक ही ऋषि के परिवार ने लिखा। अब देखो इसके बाद बच्चों इसके डिवीजन आते हैं 1, 8, 9 और 10। इनको अलग अलग ऋषियों ने लिखा। फास्ट को कव्य और 9 को कव्य और अंगिरस। यानी कि अगर 9 डिवीजन को, 9 पार्ट को ऋषि कव्य लिख रहा है और फर्स्ट पार्ट को कव्य लिख रहा है, तो इसका मतलब ऋषि कव्य बाद में हुआ, ना कि पहले पैदा हुआ। इज दैट क्लियर? यानी कि ऋषि कव्य बाद में आया क्योंकि उसने 9 डिवीजन लिखा और पहला डिवीजन भी लिखा। 8 और 9 दोनों रखेंगे, दोनों लिखेंगे, पुरुषुक्त लिखेगा आगे। इसमें देखो इसको ऋषि कव्य, अंगिरस, पुरुषुक्त और इसको कव्य। एक डिवीजन को कोई प्रॉपर एक ऋषि कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि जो 1028 श्लोक लिखे गए इसमें, उसको प्रॉपर किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा। डिवीजन स्टार्ट किया कव्य अंगिरस ने। यहां पे फर्स्ट डिवीजन कौन लिख रहा है? कव्य। 8 डिवीजन कौन लिख रहा है? कव्य अंगिरस। 9 डिवीजन को स्टार्ट किया कव्य ने, लेकिन खत्म किया पुरुषुक्त ने। तो इसके जो जितने डिवीजन, अभी करेंगे बात, उसको लिखवा दूंगा मैं, वेट कर लो 2 मिनट यार। आप बीच में बोले पहले यहाँ तो क्वेश्चन दे दो। हाँ, जब सोम को समर्पित आएगा, लेकिन जब एंड करेंगे इसको, एंड तो करने दो इसको, अभी तो स्टार्ट ही किया हमने ऋग्वेद को। अलग अलग ऋषि है इसमें, विश्वामित्र भी आएगा, वशिष्ठ भी आएगा, भरत भी आएगा, द्रुहु आएगा, ब्रीहु आएगा, ये सारे नेम है इसके। अभी लिखवा दूंगा मैं, वेट कर लो थोड़ा सा, मतलब इसको फुल कंप्लीट करने दो पहले। देखो बच्चों 1 to 8, 9, 10 आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये क्या है? लेटेस्ट डिवीजन है। और 2 to 7 इसके क्या है? ओल्डेस्ट डिवीजन है, सबसे पुराने डिवीजन है। कव्य, ऋषि कव्य, अंगिरस, पुरुषुक्त, सोम को समर्पित, ये सारे क्या रहेंगे? लास्ट वाले रहेंगे। और सोम को समर्पित का मतलब क्या था? अग्नि में ओब्लेशन करके आहुति दे देना, ओब्लेशन कर देना। यानी कि आप इसको विस्तार से पढ़ोगे तो क्या किया जाएगा? अग्नि को मीडिएटर बोला जाएगा, और मीडिएटर के द्वारा क्या करेंगे? ऑफरिंग करेंगे। ऑफरिंग किसकी? घी, दूध, सोम, बार्ले या फिर जौ वगैरह, इनकी ऑफरिंग किसको की जाएगी? भगवान इंद्र को। वो हम आगे बात करेंगे, अभी इनका इकोनॉमिकल, रिलीजियस या सोशल सिस्टम लेंगे। पहले इसको समझो डिवीजन क्या था, यानी कि किस प्रकार हमें पता चलेगा ये सबसे पुराना लिटरेचर है। इज दैट क्लियर? यानी कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिटरेचर है। अब आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में ओल्डेस्ट लिटरेचर होने के साथ साथ ऋग्वेद के लेटेस्ट वर्जन कौन से है, तो लेटेस्ट डिवीजन का 1, 8, 9, 10 करना है, क्योंकि जब ये पार्ट लिखे जा रहे थे तो इनके साथ सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद को भी लिखा जा रहा था। यानी कि 3 लिटरेचर और लिखे जा रहे थे। टोटल वेद कितने? 4, लेकिन सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद, और इसी में से निकल के आ गए 3 वेद और। समझ में आ गई? चलो अब देखो, ये तो हो गया उसका लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि हमें
वैदिक एज के बारे में जानना है तो हमें ऋग्वेद को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि यहां पे कोई वैदिक एज हुआ। अब जो ऋग्वेद है बच्चों, इसका टाइम पीरियड क्या लिया जाता है? तो इसका टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग 1500 BC। अब इसमें 2022 प्लस कर दो तो करीब करीब आज से 3500 साल पहले, क्योंकि 2022 तो एडी आएगा ना और 1500 BC आएगा, तो ये कितना पुराना डिवीजन हो गया? 3500 साल पहले क्या लिखा गया था? ऋग्वेद को लिखा गया था। अब ऋग्वेद के साथ साथ इस लिटरेचर के हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, यानी कि वैदिक एज को जानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जब हमने लिटरेचर को पढ़ा तो लिटरेचर के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हमने इसको वेरीफाई किया। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बच्चों कस्सी एडिक्ट्स, बोगस कोई एडिक्ट्स, और एक है हरियाणा का भगवानपुरा। और इसके बाद अगला लिटरेरी सोर्सेस आ जाएगा पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर चेंजेस है हिस्ट्री में न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो लास्ट ईयर थे वो अब चेंजिंग है, समझ में आ गई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब भगवानपुरा भी एंट्री कर गया, पेंटेड ग्रे वेयर भी एंट्री कर गए, ब्लैक पेंटेड ग्रे वेयर भी एंट्री कर गए। अब पेंटेड ग्रे वेयर के आगे दूसरा पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक पेंटेड ग्रे वेयर, दूसरा और लिख लेना, एक पहले पेंटेड ग्रे वेयर लिखो फिर ब्लैक पेंटेड ग्रे वेयर लिखो। ये सारे के सारे क्या है? इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। एडिक्ट्स, कस्सी एडिक्ट्स और बोगस कोई एडिक्ट्स दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। कस्सी एडिक्ट्स करीब करीब 1600 BC, और ये भी लगभग इसी टाइम पीरियड का, यानी कि करीब करीब 1400 BC टू 1600 BC, यानी कि दो ऐसे एडिक्ट्स मिले। एडिक्ट्स का मतलब होता है अभिलेख, स्टोन के ऊपर किसी के बारे में लिख देना। इन एडिक्ट्स में बच्चों यह बात बताई गई कि ईरानी आर्य किस ओर प्रस्थान करते हैं? पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर कौन रहेगा? भारत, सिंधु रिवर रहेगी, यानी कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, वन यूनिट ने किस ओर प्रस्थान किया? पूर्व की ओर, ईस्टर्न साइड। वहां पे भारत नेम नहीं दिया गया है, यह ध्यान रखना। भारत नेम आगे चल के जब भरत कबीला आएगा उसके नेम के ऊपर भारत का नेम क्या पड़ेगा? भारत पड़ेगा, भरत के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ईस्टर्न साइड एक कबीले ने, ईरानी आर्यों की एक शाखा ने, एक यूनिट ने चलना स्टार्ट किया, और वो यूनिट कहां पे आ गई? भारत में। एक्चुअल में उस समय भारत नेम नहीं था, और उसने कहां आके प्रस्थान किया? तो उसने प्रस्थान किया बच्चों सप्त सेंधव प्रदेश, ब्रह्मचर्य प्रदेश या ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब सप्त सेंधव प्रदेश क्या होता था? तो सप्त सेंधव प्रदेश 7 नदियों की धरती होती थी। 7 नदियों की धरती का मतलब यह था आधुनिक मॉडर्न पंजाब की 5 नदियां, झेलम, व्यास, सतलज, रावी, सिंधु। आधुनिक अफगानिस्तान की 2 नदियां, तो टोटल कितनी हो गई? 7। अब इनकी बॉर्डर कहां से कहां स्टार्ट हो जाएगी? अफगानिस्तान से लेके हिमालय तक, तिब्बत तक ऊपर, और पूर्व में ये कहां तक आ गए थे? सतलज रिवर तक, और सतलज से आगे बढ़ते हुए यमुना तक इनका कंट्रोल आ गया था, यानी कि सरस्वती यमुना तक। और आगे जब लेटर वैदिक एज में जाएंगे तो ये पूरी तरह गंगा घाटी में फैल गए, और गंगा घाटी में फैलने की वजह से ही जब ये बिहार में पहुंचे तो वहां से क्या निकल गया? लोहा।
और लोहे को कौन सा फेज बोला गया? आयरन फेज। और वहीं से वैदिक एज में कौन सा फेज आ गया? लेटर वैदिक एज, जिसको क्या बोला जाएगा? आयरन फेज। अब कभी क्वेश्चन मिल जाए कि क्या ऋग्वैदिक एज में लोहा था? तो नहीं था, बट लेटर वैदिक एज में लोहा था। अब देखो कस्सी एडिक्स में यह बात बोली गई कि ये लोग कहां से निकल के गए? यहां से निकल के गए, कहां से? मध्य एशिया से। बोगस कोई एडिक्स बच्चों, दूसरा एडिक्स, इसमें यह बात बोली गई कि कुछ राजा थे। अब वहां पे भी तो राजा रहे होंगे मध्य एशिया में, जब भारत में राजा थे। हित्ती राजा और मितनी राजा, दो राज्य थे, एक हित्ती एक मितनी। दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने संधि कर ली। अंत में जीत का कोई निर्णय नहीं निकला, कबीले थे, लेकिन दोनों में क्या हो गई? ट्रीटी हो गई। अब जब ट्रीटी करते हैं, जैसे आज भारत, आधुनिक भारत में अगर लड़ाई होती है, जिस प्रकार हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 71 की फाइट हुई, तो कोई मीडिएटर आया था यहां पे? नहीं आया मीडिएटर। किसने हमारे बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई? लाल बहादुर शास्त्री जी थे 65 की जंग में, 71 की जंग में इंदिरा गांधी जी थी। तीसरा कोई नहीं आया हमारे बीच में संधि करवाने। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में कैसे मर गए थे? तो फिर तो हम भारत में बैठ के ही कर लेते समझौता। इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री है, पाकिस्तान की तरफ से कौन है? बेनजीर भुट्टो। आदमी है। बेनजीर भुट्टो आदमी ही है, नेम और जैसा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उनका बेटा है अभी बिलावल भुट्टो, सरकार में मंत्री भी है पाकिस्तान की सरकार में। चलो ये सब छोड़ दो, आप ये समझो जब भी दो लोगों की फाइट होती है, चलो आप बड़े लेवल पे नहीं समझ पाओगे, अभी आपका दिमाग इतना है नहीं, आप ये समझो जब आप दो दोस्त लड़ते हो तो तीसरा दोस्त आता है संधि करवाने, ट्रीटी करवाने कि भाई लड़ो मत, या तीसरा आता है कि एक बार लड़ने दो फिर करवाएंगे, ऐसा होता है? होता है कभी आपका दोस्त आपसे, मतलब दोनों के बीच में ट्रीटी करवा देता है कि लड़ना नहीं यार, आपको छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, ऐसा होता है कभी? होता है नहीं होता? होता है ना, दोस्त ट्रीटी करवाते हैं ना, संधि करवाते हैं। अब आपने दोस्त को साक्षी मान के संधि कर ली कि भाई मैं तेरी बात को मान के सॉरी बोल देता हूं, लड़ा है उससे नहीं, तेरे को मान के सॉरी बोल रहा हूं कि तू बीच में आ गया, इसलिए मैं तेरे को साक्षी मानता हूं और ओथ लेता हूं कि तू हमारा प्रत्यक्षदर्शी है और आगे से हम लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए। अब उसने कहा ठीक है भाई, मैं भी तेरी एविडेंस देता हूं कि तू खड़ा है ना, आगे से मैं भी लड़ाई नहीं करूंगा, और दोनों में वापस से क्या हो जाती है? ट्रीटी हो जाती है। इन्होंने भी वैदिक देवताओं इंद्र मरुत पर्जन्य उनको साक्षी मान के ओथ ली, देवता को, गॉड को साक्षी मान के ओथ ली कि हम दोबारा से लड़ाई नहीं करेंगे। और इंद्र भगवान कहां के हैं? भारत के, सऊदी अरेबिया के तो नहीं है, पक्का ना? तो अगर इंद्र यहां के है और उस एडिक्स में इंद्र, पर्जन्य, विष्णु, इन सब का नेम मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या होगा? वैदिक आर्य पहले कहां पे रहते थे? मध्य एशिया में रहते थे, यानी कि उनका निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा वेरीफाई एविडेंस क्या है कि ईरानी आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। लेकिन इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा साउदर्न रशिया से आए, किसी ने कहा तिब्बत से आए, किसी ने कहा डेनब्यू और हैंगरी से आए, किसी ने कहा कि ब्रह्म ऋषि देश के ही थे। ब्रह्म ऋषि मतलब भारत का ही पार्ट, जम्मू कश्मीर वगैरह, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, ब्रह्म ऋषि कि यहीं के थे। लेकिन सबसे वेरीफाई एविडेंस क्या हुआ इसका कि ये लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से यहां पे आए। और इस मत को किसने दिया? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने यह बात बोली कि देखो बोगस कोई एडिक्स में कौन से देवताओं का ओथ लिया गया है? इंद्र, विष्णु, पर्जन्य, इनका। और ये देवता किसके हैं? हिंदू समाज के।
तो इसका मतलब जो आज सनातन परंपरा चल रही है, हमारे पूर्वज कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे, और वहां से निकल के कहां पे आए? भारत में आए। अभी भारत नेम नहीं है यहां पे। ये सोसाइटी जब यहां पे एंट्री करती है तो पूरी तरह ट्राइब सोसाइटी होती है, ट्राइब यानी कि जनजातीय सोसाइटी होती है। लेकिन इससे पहले लोग क्या थे? डेवलप्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात जब हम कर रहे थे तो वहां पे टाउन प्लानिंग था, पक्की ईंटों से घर बनाए जा रहे थे। लेकिन यहां पे घर किससे बनाए जाएंगे? झोंपड़ी बनाई जाएगी, जंगलों को काटा जाएगा, जंगलों में निवास करेंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन वहां पे सोसाइटी क्या हो चुकी थी? सभ्य हो चुकी थी। इसका मतलब सोसाइटी में कुछ ना कुछ क्या आ गया था? डिक्लाइन आ गया था, पतन होना स्टार्ट हो गया था। अब जब इन लोगों ने एंट्री कर ली तो तीसरा एविडेंस इनका क्या है? तीसरा एविडेंस है बच्चों भगवानपुरा, हरियाणा में भगवानपुरा। हरियाणा के भगवानपुरा से हमें पता चला यहां पे एक 13 कमरों का 13 रूम का एक मकान मिला है। 13 कमरों का 13 रूम। और जब इसका कार्बन डेंटिंग किया गया, चिंता मत करो, यहां पे फायर कहीं से नहीं आएगा। बस शोर हो रहा है ना, उसको छोड़ दो। अभी एक बहुत अच्छी बात बता दें आपको, एपीजे अब्दुल कलाम का नेम सुना आपने? सुना है? एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब स्टूडेंट थे, यह भी पता होगा आपको, बहुत ज्यादा गरीब थे। और एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, यह भी शायद आपको पता होगा। 2020 विजन पढ़ा है क्या उनका? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। लेकिन जब उनका एग्जाम हुआ, एनडीए का एग्जाम था, तो उनके पास पैसे नहीं थे एग्जाम देके आने के, पर उनकी बहन के पास थोड़े से गहने थे, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। तो उनकी बहन ने कहा गहने गिरवी रख देते हैं, पायलट तो तू बन ही जाएगा, और फिर हम गहने और खरीद लेंगे। लोगों में प्रेम होता था पहले के लोगों में, आजकल के में नहीं है। अब बहन ने गहने दे दिए, आजकल की तो बहन कहती है तू लग ना लग, मुझे कोई मतलब नहीं है, हाथ मत लगा दियो मेरी चीज की, यही होता है ना। आजकल अलग फंडा है। तो गहने दे दिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने गहने गिरवी रख के एग्जाम देने चले गए उत्तराखंड। मतलब पहले क्या उत्तराखंड, हिमाचल, या फिर मतलब ये जो उत्तराखंड था यूपी का ही पार्ट था एक्चुअल में। जब एग्जाम देने गए तो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, डिप्रेशन में आ गए कि अब जीने का क्या फायदा, बहन के गहने भी बेच दिए और वापस जाने का किराया भी नहीं था, पैसे लग गए वहां पे। अब उन्होंने कहा कि वापस मैं जाऊं कैसे? तो नदी के किनारे टहलते हुए आत्महत्या, सुसाइड करने की सोच रहे थे कि अब मैं जीवन खत्म कर लूंगा, कि इस देश में मेरे लिए एक जॉब ही नहीं है, कि एक जॉब तक मुझे नहीं मिली, इसका मतलब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं इतना पढ़ा, इतनी मेहनत की, जॉब नहीं मिली। वेट कर लो, सीडीएस नहीं बने थे वो, नहीं बने सीडीएस, उन्होंने क्रैक नहीं की थी, उन्हें पता नहीं था ना कि सीडीएस होती है। चलो यही समझ लेते। तो जब वो सुसाइड करने वाले थे तो हमारे साधु सन्यासी बड़े पहुंचे हुए हैं। भारत के साधु सन्यासियों के बारे में सुनोगे, एलन मस्क वगैरह यहाँ पे आके नीम करोली बाबा के पास बैठते थे, सुना है ना आपने कभी? एप्पल, स्टीव जॉब, नीम करोली बाबा एप्पल खा रहे थे और एप्पल खाते हुए उन्हें एप्पल दे दिया और वही एप्पल का साइन बन गया, एप्पल का फोन बन गया। नहीं पता आपको? चलो, वो नीम करोली बाबा के पास आए, बिल्कुल फेल हो चुके थे, कुछ नहीं था उनके पास, सारी कंपनी वंपनी सब खत्म हो गई। अब बाबा को कहा बाबा आपके शरण में आ गए। उन्हें किसी ने बताया कि इंडिया में बाबा रहते हैं, बहुत बाबा, और वो बड़े अंतर्यामी हैं, भविष्य बता देते हैं। आजकल के बाबा नहीं, आसाराम, राम रहीम, ये सब नहीं, ये सब तो कुछ और बताते हैं यार। ठीक है, तो आ गए और सेब, उस समय नीम करोली बाबा सेब खा रहे थे, तो उन्होंने सेब में एक बाइट ही मारी थी और सेब पकड़ा दिया। अब पता नहीं उनके दिमाग में कैसा आइडिया आया, सेब पकड़ते ही
उन्होंने कहा ये सेब ही मेरी कंपनी का क्या रहेगा, लोगो रहेगा। और आज आप समझते हो एप्पल क्या है आपकी, अच्छा सेब तो है ही, एप्पल आपकी सोसाइटी का खास हिस्सा बन चुका है। यानी कि समझ लो हर इंसान की इच्छा होती है कि एक एप्पल और थार मेरे पास रहे। होती है, मोस्टली होती है, नहीं होती वो बात अलग है, नहीं होनी चाहिए ऐसी, मतलब ये आधुनिक चीजें हैं, मॉडर्न चीजों पे ट्रस्ट मत करो। लेकिन उनका साइन बन गया और वो सक्सेस हो गए। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात थी हमारी। एपीजे अब्दुल कलाम टहल रहे थे नदी के किनारे सुसाइड करने के लिए। बाबा ने देख लिया कि बच्चा परेशान है और सुसाइड करेगा, मतलब नदी में कूद जाएगा या कुछ ऐसी अनहोनी घटना करेगा। बाबा ने पास बुलाया, कलाम साहब रोने लगे, बोले मैं घर कैसे जाऊं, मेरे पास तो किराया ही नहीं है और मेरे लिए एक जॉब तक नहीं बनी, मैं सुसाइड करने वाला हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो बाबा ने उन्हें बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये फेलियर तुम्हारा नहीं है, भगवान ने तुम्हारे लिए इससे बहुत बड़ी चीज सोच रखी है। किराया तुम्हें मैं दे देता हूं, वापस जाओ और मेहनत करो। कलाम को बात लग गई दिल पे और कलाम ने किराए के पैसे लिए और आ गए वापस। और वो इस दुनिया के महान साइंटिस्ट बने, भारत के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। अब आप सोच के देखो कि अगर आप अनसक्सेस होते हो, किसी मामले में सक्सेसफुल नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन खत्म हो गया, उससे भी बहुत आगे जीवन है। बट आपको कलाम बनना पड़ेगा, कलाम की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डिपेंड करेगा आपके ऊपर आप कौन से कलाम बनते हो। एक कलाम वो भी थे और एक कलाम और भी थे, दूसरे कलाम का मैं नहीं बताऊंगा, एक ही कलाम समझ लो, ठीक है। तो एक कलाम जिसको हमें पढ़ना चाहिए वो है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। दूसरा आपके काम का नहीं है, वो जिना के साथ वाला था, ठीक है। चलो, तो मोहम्मद अली जिना यार छोड़ दो, आदमी तो अच्छा था, अलग कंट्री बनवा लिया, मजाक है। कोई आदमी आपसे घर नहीं बनाया जाता और उस बंदे ने देश खड़ा कर दिया अलग। सोच के देखो आप कितना इंटेलेक्चुअल बंदा रहा होगा। लेकिन आप लोग, आपका ध्यान शरीर दिमाग कहां पे है पता नहीं। चलो छोड़ो, हम आगे चलते हैं इस पे। तो भगवानपुरा से बच्चों 13 कमरों का एक रूम मिला है, मतलब एक हाउस मिला 13 कमरों का। तो इससे हम क्या मान सकते हैं, कार्बन डेंटिंग किया गया तो ये कहां का आ गया, इंडस वैली, इसका वैदिक एज का आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग घर बनाने की कला के बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए थे। इसके बाद पेंटेड ग्रेवेयर, ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर, इन्होंने काले चित्रित धूसर मृद भांड, शुद्ध हिंदी में बर्तन बनाने तैयार कर दिए। बर्तन मतलब पोट्स, अब खाना खाने के लिए बर्तन तो चाहिए, तो इन्होंने ऐसे ऐसे बर्तन बनाए और उनके ऊपर कलर किया। तो इसका मतलब ये लोग इन बर्तनों के, बर्तन बनाने की कला और उनके ऊपर कलर करने की कला के बारे में भी, आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी ये लोग जान चुके थे। तो ये इनके क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। अब इससे वेरीफाई हो गया कि यहां पे वैदिक एज हुआ था और वैदिक एज का हमें पता चल गया। अब वैदिक एज के ईरानी आर्य आए कहां से, तो सबसे ज्यादा वेरीफाइड क्या है कि ये मध्य एशिया के, और किसने दिया, मैक्स मूलर ने। वैदिक एज में बहुत सी नदियों की चर्चा की गई और टोटल नदियों की बात करोगे, यानी कि टोटल रिवर्स की बात करोगे, तो यहां पे टोटल 25 रिवर्स होती थी, 25 नदियां। लेकिन 25 में से 3 नदियां प्रमुख थी, सिंधु, गंगा, सरस्वती। सरस्वती को यहां पे नदी तमा, एक वर्ड है बच्चों, नदी तमा, नदी तमा, मदर ऑफ रिवर्स।
सरस्वती को नदी तमा बोला गया, मदर ऑफ रिवर बोला गया। जिस प्रकार आज आप गंगा को क्या बोलते हो? होली रिवर। अंत्येष्टि क्रिया गंगा में करते हो, गंगा मैया बोलते हो। उसी प्रकार इन लोगों की सबसे पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती थी। ये अपनी अंत्येष्टि क्रिया ले लो, या फिर जो सबसे ज्यादा पवित्र नदी बोलते थे उसको बोलते थे नदी तमा, सरस्वती। तो सरस्वती नदी इनकी सबसे पवित्र रिवर थी। सरस्वती के साथ साथ यहां पे गंगा रिवर का उल्लेख भी 3 बार किया गया। ऋग्वेद में 3 बार गंगा का नेम आया, और गंगा के साथ साथ यमुना का 1 बार नेम आया। यानी कि यमुना रिवर भी उस समय होती थी। यह बात हमें क्या हो जाता है? वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि गंगा और यमुना दोनों का नेम यहां पे हमें मिलता है। ऋग्वेदिक आर्य पूरी तरह ट्राइब्स थे, यानी कि जनजातियां थी, और 10 कबीले, 10 बड़े कबीले होते थे, जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राजाओं का युद्ध किस प्रकार हुआ बच्चों? उनकी आपस की फाइट होती है, जिसमें 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले दोनों मिलकर लड़ते हैं भरत कबीले के खिलाफ। अब भरत कबीला यहां का प्रमुख कबीला था, जिसके पहले गुरु विश्वामित्र होते हैं, जिन विश्वामित्र की आप कहानियां पढ़ते हो। और कहा जाता है कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका आ गई। मेनका आती थी ना पहले। मेनका कौन होती थी? मेनका पता है? डांसिंग गर्ल, कमाल, परी, सही है। मतलब आज की कौन सी ले एक्टर नहीं, हीरोइंस कौन सी ले सकती है? आज की हीरोइन ले लो कोई, वो होती थी उस समय की मेनका। और वो आ गई, उनका तब भंग हो गया। अब वो पहले से ही भंग था, ऐसा नहीं है कि मेनका के आने से हुआ, वो पहले से ही वहां पे थे। और अगर विश्वामित्र रियल में कुछ होते, मतलब ऐसे साधु संत बड़े महान होते, तो फिर मेनका चाहे कुछ करती रही, उनका तब कैसे भंग होता? देखो वो देखते ही ना उसकी तरफ। ये भी तो हो सकता था ना। बहुत से लोग कहते हैं कि लड़की बर्बादी का कारण होती है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि सक्सेस में लड़की बहुत बड़ा योगदान भी देती है। कनिष्क कटारिया फास्ट रैंक यूपीएससी में, तो उन्होंने ये बात बोली कि मेरी सक्सेस में मेरी गर्लफ्रेंड से होगी है। लेकिन गर्लफ्रेंड उस टाइप की होनी चाहिए ना, ये भी फर्क रहता है। चलो अभी आप ये समझो कि 10 राजाओं का युद्ध क्यों हुआ। विश्वामित्र थे भरत कुल के प्रमुख, और विश्वामित्र को हटा के बना दिया गया वशिष्ठ को गुरु। और जब वशिष्ठ को बनाया गया तो विश्वामित्र गुस्से में हो गए, और उन्होंने भरत कबीले के खिलाफ दूसरे कबीलों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और आपस में क्या लग गई? लड़ाई। अंत में विश्वामित्र हार जाते हैं और भरत कबीला जीत जाता है। इसको बोला जाता था बच्चों 10 राजाओं का युद्ध, यानी कि सारे कबीले आपस में लड़ गए। यह क्वेश्चन बहुत बार एनडीए में आया हुआ है कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन कहां पे है, तो आपको बोलना ऋग्वेद संहिता में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन दिया गया है। अब सारे के सारे राजा जो भरत कबीले के खिलाफ लड़ रहे थे वो हार गए, और हारने के बाद इनके गुरु कौन बने? वशिष्ठ। विश्वामित्र को निकाल दिया गया। अब विश्वामित्र का चैप्टर छोड़ दो। इनका जो बच्चों सामाजिक यूनिट होता था, सोशल यूनिट जिसको आप बोलोगे, या फिर पॉलिटिकल यूनिट, पहले पॉलिटिकल यूनिट ले लेते हैं। पॉलिटिकल यूनिट किस प्रकार का था? पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहली यूनिट फैमिली की होती थी, यानी कि एक परिवार होता था। जिस प्रकार अभी तो आप 4-5 लोग ही रहते हो परिवार में, लेकिन वहां पे जॉइंट फैमिली होती थी। 4-5 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते थे। जिस प्रकार अगर आप गांव में जाओगे तो बहुत से गांव में आज भी कुछ परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दादा की चलती है, दादा बोलते हैं वही होता है। ऐसा होता है?
गए हो कभी गांव में? तो इनका परिवार पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? फैमिली आधारित था, और फैमिली होती थी जॉइंट, 4-5 पीढ़ियां मिलकर रहती थी। फैमिली के बाद जो अगली यूनिट आती थी वो आती थी बच्चों कुल की। कुल के बाद विष, और विष के प्रमुख को कहा जाता था विषपति। कुल के प्रमुख को कहा जाता था कुलप। जो फैमिली 4-5 पीढ़ियों से मिलके बनी थी, वैसी ही 20 से 50 फैमिली बनके बनाती थी कुल। यानी कि एक ही जाति से रिलेटेड लोग किसमें रहते थे? कुल में रहते थे। और एक ही कुल के 20 से 50 गांव या 20 से 50 यूनिट मिलके बनाती थी विष। और विष का प्रमुख कौन होता था? विषपति। और बहुत से विष मन के बनाते थे जन, और जन का प्रमुख होता था कोमनेज। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जिसको पूरे के पूरे जन का प्रमुख बनाया गया। और जन का मतलब होता था एक संपूर्ण कबीला, एक संपूर्ण ट्राइब यूनिट। पूरा का पूरा समाज किसमें चलता था? 4 पार्टों में डिवाइड था, फैमिली, कुल, विष, जन। जन इनकी सबसे बड़ी यूनिट होती थी। सबसे बड़ी यूनिट में ऐसा नहीं था कि यहां पे कॉमन एज एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता। यहां पे सभा, समिति, विधत, 3 अलग से वर्ड मिलते हैं आपको। सभा, समिति, विधत। सभा जन के प्रमुख लोग, यानी कि जो गणमान्य व्यक्ति होते थे। जिस प्रकार आज आपके गांव में सरपंच बनता है तो वो गणमान्य व्यक्ति है, तभी तो उसको वोट डालते हो। सबका साझा उम्मीदवार होता है वो, और वो क्या बन जाता है? सरपंच या प्रधान बन जाता है। इसी प्रकार सभा में समाज के गणमान्य व्यक्ति रहते थे। समिति गणमान्य व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति, यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इनसे मिलके बनती थी समिति। और विधत, विधत में कभी कभी महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। यानी कि यहां का समाज, पॉलिटिकल यूनिट कैसी थी? यहां पे पॉलिटिकल यूनिट 4 पार्टों में बटी हुई थी, फैमिली, कुल, विष, जन। और इनमें क्या सिस्टम होता था? सभा, समिति, विधत। इनके आधार पे पूरे के पूरे समाज को क्या किया जाता था? कंट्रोल किया जाता था। जिस प्रकार आज क्या होता है? पार्लियामेंट सिस्टम होता है। पार्लियामेंट सिस्टम में पहले एमपी आ जाएंगे ऊपर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट सिस्टम में एमएलए आ जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनके नीचे चेयरमैन वगैरह, उनके नीचे ग्राम प्रधान वगैरह, उनके ऊपर थोड़ा सा बीच में जिला अध्यक्ष या ग्राम सचिव वगैरह, ये सब आ जाएंगे। तो यूनिट चलती रहती है। सेम इनकी भी क्या चलती थी? यूनिट चलती थी पॉलिटिकल सिस्टम में। समाज 3 टाइप से डिवाइड होता था। ऋग्वेद में समाज को 3 पार्टों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र यूनिट यहां पे नहीं दिखाई देती, लेकिन ऋग्वेद का 10वां मंडल, डिवीजन नंबर 10, जो सबसे लास्ट में लिखा गया, उसमें पुरुषुक्त आएगा। एक पुरुषुक्त, और सोम को समर्पित रहेगा। उसमें चौथी यूनिट भी आ जाएगी जिसका नेम रहेगा शुद्ध। अभी समाज 3 ही पार्टों में डिवाइड है। समतामूलक समाज था। कलर, वर्ण शब्द यहां पे बहुत बार यूज किया गया। वर्णा, वर्ण, वर्ण का कहीं कहीं यूज
ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यवसाय, और कहीं कहीं कलर यानी कि रंग के रूप में किया गया है। समाज को 3 पार्टों में डिवाइड इसलिए किया गया था कि ब्राह्मण धर्म का काम, ब्राह्मण लोगों का काम क्या है? सबको एजुकेशन देना। क्षत्रियों का काम क्या है? सबको डिफेंस करना। वैश्यों का काम क्या है? सबके लिए अनाज उपजाना। और आगे वैश्यों में जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लग जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? शूद्र। इज दैट क्लियर? तो यहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 4 टाइप से चलता था, यानी कि आपको जो बता दिया मैंने, फैमिली, कुल, विश, जन। और विश, जन, इन सबको कंट्रोल कौन करती थी? सभा, समिति, विदत। और सभा, समिति, विदत किस आधार पे बनता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के आधार पे। ये इनके परिवार की यूनिट होती थी, यानी कि ट्राइब्स का जो एक कबीला होता था उसकी यूनिट होती थी। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, इनका रिलीजियस सेक्टर कैसा था? रिलीजियस सिस्टम कैसा था? रिलीजियस सिस्टम 3 टाइप के देवता होते थे यहां पे। गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ स्पेस, गॉड ऑफ एयर। टोटल संख्याएं कितनी थी? 33 कोटि। यानी कि यहां पे 33 कोटि देवता होते थे। 12, 11, 10, सिंपल सा। और इन 33 कोटि देव देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? ऋग्वेद में थे इंद्र, सबसे प्रमुख देवता इंद्र। दूसरा सबसे प्रमुख देवता अग्नि। तीसरा प्रमुख देवता वरुण, जल निधि का देवता, पानी का देवता, वाटर गॉड। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपको किसकी जरूरत थी? पानी की, तो सबसे प्रमुख देवता हो गया। खाना पकाने के लिए किसकी जरूरत थी? अग्नि की, अग्निदेव हो गए। और बारिश करवाने के लिए किसकी जरूरत थी? इंद्र की, तो इंद्रदेव हो गए। अब इंद्रदेव को खुश करने के लिए ये अग्नि को ऑफरिंग करते। ऑफरिंग का मतलब घी, शहद, बार्ले या फिर कुछ अनाज, उसको ऑफरिंग किया जाता। और वो कहां पे पहुंच जाता? इंद्र के पास। पहुंचता नहीं पहुंचता वो ये जस्टिफाई नहीं है, यानी कि ये ऑफरिंग कर देते, ओब्लेशन कर देते। ओब्लेशन का मतलब यज्ञ करना, हवन करना। पेनक्रियास यानी कि स्तुति पाठ करते, मंत्रों का उच्चारण करते और उसके द्वारा हवन यज्ञ में ऑफरिंग दे देते। आज आप भी करते हो ये सब, घर पे यही सब होता है ना, पंडित लोग करते हैं। तो वो यही सब यहां से निकल के आया आगे। यहां पे दस्यु, दास और पणि 3 टाइप के लोगों की चर्चा मिलती है। दस्यु, दास, पणि। दस्यु, दास, पणि। दस्यु काले रंग के लोग होते थे, जो कि इनकी जो बाउंड्री होती थी कबीले की, और जहां पे इन्होंने बाउंड्री, अपना डिफेंस वॉल बनाया, उस बाउंड्री के अंतिम छोर पे कौन रहते थे? दस्यु, यानी कि किले की रक्षा करने वाले, फोर्ट की रक्षा करने वाले, इनको बोला जाता था दस्यु। दास मोस्टली घरों में काम करने वाले, लेकिन ये शूद्र नहीं थे। दास का मतलब यह नहीं है कि वो शूद्र है, क्योंकि बहुत से वैदिक लोगों के नेम सुदास, विदास, ऐसे नेम मिले हमें, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि दास इनके नेम के अंदर लगाया जाता था। तो दास यहां पे शूद्र नहीं है, यह ध्यान रखना आप। वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज चल रहा है, उसमें दास शूद्र नहीं था।
आगे चल के शूद्र बन जाएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेगा। पणी, पशु चुराने वाले व्यक्ति जो पशुओं को चुरा लेते थे, और यहां पे करेंसी क्या थी? गाय, काऊ, और काऊ को ही चुरा लिया तो फिर तो समझो खत्म हो गया ना सब कुछ। जैसे अभी आपके पास पैसा है, सोना है, उसको कोई चुरा के ले जाए तो फिर कैसा महसूस करोगे? फनी फनी कि सब कुछ चला गया, ऐसा महसूस करोगे? फनी फनी, पानी पानी हो जाओगे। अच्छा, तो जोर से बोलना पड़ेगा ना यार, चलो कोई बात नहीं। तो पणी, पणी कौन से लोग होते थे? पशु चुराने वाले लोग। और आगे चल के यही लोग आर्यों के दुश्मन भी बन जाएंगे। यानी कि जो भरत कबीला था, द्रुहु कबीला था, दुहित्र कबीला था, उनके ये दुश्मन बन जाएंगे, एनिमी बन जाएंगे, और उनके साथ इनकी क्या होगी? फाइट होगी, हार जाएंगे। लेकिन आर्यों के दुश्मन कौन बने? यही दस्यु दास और पणी, ये इनके दुश्मन बन गए। अब ये तो हो गया इनका रिलीजियस सिस्टम, यानी कि सबसे प्रमुख देवता कौन से रहे? इंद्र, उसके बाद अग्नि, और उसके बाद वरुण, जल निधि के देवता। अब देखो, गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ स्पेस, गॉड ऑफ एयर, तीन ही टाइप के देव यहां पे होते थे। यानी कि भगवान कितने टाइप के होते थे? तीन टाइप के। और आगे चल के किसी अंग्रेज ने जब इसको ट्रांसलेट किया तो यहां पे उसने कोटि की जगह कर दिया सीआर, और अब आपके देवता बन गए 33 करोड़, 33 सीआर। तो ये क्या था? ट्रांसलेशन प्रॉब्लम था, लैंग्वेज प्रॉब्लम कह सकते हो। चलो, ये हो गया इनका रिलीजियस सिस्टम। अब रिलीजियस सिस्टम के बाद अगला सिस्टम इनका एनिमल हस्बेंड्री या फिर इकोनॉमिकल सिस्टम। इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था? एनिमल हस्बेंड्री होती थी, ये लोग पशु चराते थे, यानी कि उनको हेडिंग करने के लिए दूर दूर लेके जाते थे। काव को यहां पे नॉट ए एलिजिबल टू बी ईट, ना मारे जाने योग्य बोला गया है। और काव यहां पे क्या थी? सबसे प्रमुख थी इनके लिए। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा संपन्न, यानी कि करेंसी सिस्टम नहीं है, काव ही यहां पे आय का, संपत्ति का सूचक है। और जिसके पास जितनी ज्यादा काव, गाय, वो उतना ज्यादा संपन्न। उस समय तो गाय माता थी, आज जब आपके खेतों में चली जाती है तो क्या करते हो आप? पता ही होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो बच्चे? जरूरत नहीं पड़ती होगी मतलब? पैसे की जरूरत नहीं पड़ती होगी। पैसा कमाने की जरूरत किस लिए है? अभी भी तो नहीं है पैसा कमाने की जरूरत। हरिद्वार चले जाओ, क्या करना है पैसे से? नहीं, हरिद्वार में लोग पैसा कमाते हैं क्या? नहीं कमाते, जरूरत ही नहीं है उनको। खाना किसी लंगर में खा लेंगे, जीवन चलता रहेगा। देखो, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए साइकिल, अच्छा कम बोल दिया साइकिल, बुलेट ले लेते हैं, बुलेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इस पे बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको। एक्चुअल में पहले 1971, 1971 या 1970, एक टाइम पीरियड ले लो देश का, उस समय जो मूवी बनती थी, फिल्में बनती थी, वो बनती थी रोटी को लेके। रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी फिल्में बनती थी। और उसमें सबसे प्रमुख क्या होता था? हीरो जो होता था खेत में हल जोतता था, अनाज उपजाता था, पूजा पाठ होती, किसके लिए? अनाज के लिए। इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, लगान,
अब आ गए 1991 में, 1991 में जूही चावला वगैरह ने एंट्री कर ली, हेमा मालिनी आ गई। अब मूवी बनी मर्डर। हेट स्टोरी। क्यों? पैसा आ गया, पैसा आ गया तो मर्डर करोगे। शोले, ठाकुर। तो ये देश में बदलाव हुआ ना, जनरेशन में बदलाव हुआ। पहले क्या था, आपकी जरूरत क्या थी? रोटी। रोटी मिल गई तो आपकी इच्छा और बढ़ गई। अब हमें पैसा कमा लिया तो और ज्यादा हम लालची हो गए। पहले लड़कियों की डिमांड होती थी ज्वेलरी पहने, ऑर्नामेंट्स पहने, या फिर जैसे गुड़िया हो गई उसको खिलाने की या फिर उसको घर पे रखने की। आजकल की लड़की क्या मांगती है? जैगवार। यही होता है। तो फर्क कहां पे आ गया? फर्क हमारी सोच में आ गया, मेंटलिटी में आ गया। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी के हो। सिलेक्शन कौन सा लेगा, जैगवार वाला या फिर पहले वाला? पहले वाला। तो पहले वाले लोग सिलेक्शन लेते भी थे, आपको पता होगा। आपके बाप दादा ने कम मेहनत की होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये फंडा रहेगा। चलो वापिस से, यहां पे इनका प्रमुख पैसा क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, पशु चारण, पशुओं को चराना। एग्रीकल्चर सेक्टर सेकेंडरी पैसा रहेगा इनका। फास्ट पैसा क्या रहेगा? पशु चारण। सेकंड पैसा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब फास्ट एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि कार्य यहां पे गौण है। प्रमुख पैसा सिर्फ और सिर्फ पशुओं को चुराना, मतलब चराना, हेडिंग करना। गाय के प्रमुख को, जिसके पास गाय होती थी, उसको बोला जाता था गोपति। एक वर्ड यूज किया गया, गोपति, जिसके पास गाय होती थी। गाय की खोज करने वाला, जंगलों से पकड़ के लाई जाती थी गाय। गाय की खोज करने वाला गोधुम। यानी कि गांव की खोज करके लेके आ रहा है, काऊ लेके आ रहा है। लड़की की शादी में दहेज गाय के रूप में दिया जाता, काऊ दे दी जाती। और यहीं से एक नया संस्कार भी हमारे साथ ऐड हो गया। जब हमारे पूर्वज मरते हैं तो हम उनके पीछे क्या देते हैं? पंडित को गाय देते हैं, आपको पता होगा। नहीं देते तो पैसे दे देना, उतना वैसे होता है, आपको नहीं पता, आपके पूर्वजों से जाके पूछ लेना। देते हैं ना? तो वो यहीं से ऐड हुआ था। लड़की की शादी में भी क्या दी जाती? काऊ, गाय दी जा रही है। अब गाय आपकी माता हुई तो बैल आपका पिता हो गया, नहीं हुआ? हाँ, गाय को ये माता भी कह रहे हैं। हाँ, और गाय को बेच भी रहे हैं। बेच कह रहे हैं ये गाय को? तो सर वो वस्तु विनिमय की तरह, वस्तु विनिमय के लिए यूज की जा रही है। गाय करेंसी है, करेंसी। तो आगे वाला मारेगा थोड़ी ना गाय को, पैसे को, नोट को फाड़ के फेंक दोगे। अच्छा, माता का देन लेन नहीं कर सकते। अब वो सही वाली माता थोड़ी ना थी यार उनकी, ये भी तो समझ लो। गाय को, काऊ को करेंसी के रूप में यूज किया जा रहा है। एक व्यक्ति को, साइलेंट है, एक व्यक्ति को जब किसी दूसरी चीज की जरूरत होती तो बदले में काऊ दे देता और उससे दूसरी चीज ले लेता। लेकिन सामने वाला भी गाय को मारेगा नहीं। नॉट एलिजिबल टू बी ईट, खाने योग्य नहीं है गाय, और गाय को मारा नहीं जा सकता। गाय को मारने के लिए अगर किसी ने गाय मार दिया तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था, डेथ पेनल्टी दी जाती थी। यहां पे आदमी मारने पे डेथ पेनल्टी नहीं है, काऊ को मारने पे डेथ पेनल्टी है। तो आप समझो गाय का कितना प्रमुख वहां पे कार्य रहा होगा। चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी, सभी के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता था, नृप। नृप। लेकिन
पुत्र के लिए पुत्र और पुत्री के लिए दुहित्र। पुत्र और पुत्री के लिए अलग अलग वर्ड। दुहित्र, दुहित्र का मतलब गाय को दूहने वाली। यानी कि आज भी आपके घरों में गाय का दूध कौन निकालती है? महिला। पुरुष बहुत कम निकालते। आजकल तो चलो मॉडर्न जनरेशन की मशीनें आ गई। तो दुहित्र क्यों बोला गया? गाय को दूहने वाली। कन्या को दुहित्र बोला गया कि गाय का दूध निकालती है। अब दूध निकलेगा तो उससे दही भी बनेगा, लस्सी भी बनेगी, तो प्रोडक्ट आ गए ना अलग अलग। और गाय के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन किए जाते, ओब्लेशन किए जा रहे हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी दुहित्र बोला जा रहा है। कन्या को शिक्षा लेने का पूरा अधिकार था, एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार था कन्या को। सभा समिति विदत कभी कभी पार्टिसिपेट भी करती थी, कन्या भी पार्टिसिपेट करती थी। राज प्रमुख की महिलाएं राजपाट के कार्यों में पार्टिसिपेट करती थी। राजा को गोप्ता जनस्य, राजा के लिए एक वर्ड यूज किया गया, गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य राजा को बोला गया। यहां पे जो राजा प्रमुख होगा, जो पूरे कबीले का प्रमुख होगा, उसको गोप्ता जनस्य बोला गया। और राजा से यह आशा की जाती थी कि वो गायों की रक्षा करेगा। सारी गायों की रक्षा राजा करेगा। और राजा इसके लिए क्या रखता? क्षत्रियों को अपॉइंट किया जाता। तो जो पशु चारण करते, पशुओं को चराने जाते, उनके साथ लठेत रहते, बड़े बड़े बलवान लोग जाते। कभी देखा आपने? अभी भी होते हैं। तो ये रीजन था कि पशुओं को चुरा ना ले कोई। और ये जो पणी लोग होते थे, जो मैंने पणी बताया, वो क्या करते थे? गायों को चुराते थे। गायों को चुरा के ले जाते, रात को चोरी कर लेते। और सबसे बड़ा अपराध क्या था? काऊ को मारना, काऊ को चुराना। महिलाएं आभूषण प्रेमी थी। यहां पे निष्क एक वर्ड का यूज किया गया, निष्क। निष्क एक्चुअल में निष्क उस समय ऑर्नामेंट्स था, आभूषण था। सोने को बोला गया निष्क। लेकिन सोना यहां पे करेंसी नहीं है। लेटर वैदिक एज में निष्क क्या बन जाएगा? करेंसी बन जाएगा। लेकिन वैदिक एज में निष्क क्या है? यानी कि ऑर्नामेंट्स, आभूषण जो महिलाएं धारण करती थी। 4 टाइप के यजना होते थे यहां पे, 4 टाइप के यजना। अश्वमेघ यजना, राजा कबीले का प्रमुख घोड़े छोड़ देता, और जब घोड़ा जिस जिस एरिया से निर्बाध रूप से गुजरता, वो एरिया उस राजा का होता, गोप्ता जनस्य का होता। पर अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया तो उसके साथ उस राजा को क्या करना पड़ता? फाइट करनी पड़ती। इसको बोलते थे अश्वमेघ यजना। अग्निष्टोम यजना, अग्निष्टोम यजना में यज्ञ, ओब्लेशन किया जाता, और भगवान इंद्र को खुश करने के लिए बहुत सी आहुतियां दी जाती। घी, सोम, एनिमल सैक्रिफाइस, मतलब जानवर की बलि दे दी जाती। लेकिन काऊ नहीं। और इसी यजना की वजह से आगे जैन और बौद्ध धर्म का क्या होता है? उदय होगा। क्योंकि जानवरों की क्या हो गई? कमी हो गई। और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आ गया? लोहा। अब लोहे से जरूरत पड़ेगी आपको बैलों की, और उनकी पहले से ही क्या थी? कमी थी। या सांडों की जरूरत पड़ेगी, बुल। और उनको पहले से क्या कर दिया जा रहा था? मार दिया जा रहा था। हाँ, काऊ को पूजा जा रहा था। आगे चल के बुल नंदी बन जाएगा आपका, इसको भी पूजा जाएगा। कब? जब बौद्ध और जैन धर्म आ जाएंगे। अभी वेट कर लो थोड़ा सा, आगे जब चलेंगे तब बता देंगे कब पूजा जाएगा। और भगवान शिव, जो कि पहले सेज के रूप में स्कल्पचर प्राप्त हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन से,
इसके बाद अभी शिव का नया रूप आ गया है, पेल्विक वर्शिप, पैलिक वर्शिप, शिवलिंग की पूजा करने वाला। आइडल वर्शिप आगे आएगा, अभी नहीं आया आइडल वर्शिप, लेटर वैदिक एज में आइडल वर्शिप आ जाएगा। और लेटर वैदिक एज में शिव महाकाल बन जाएंगे, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड के देवता बन जाएंगे शिव, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले योगी बन जाएंगे। लेकिन अभी शिव प्रमुख नहीं है, अभी इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में रागी, चावल, कपास, जो बार्ले, वीट वगैरह इनका प्रोडक्शन होता था, लेकिन सरप्लस नहीं है, यानी कि सरप्लस जीरो है अभी। और अगर सरप्लस होगा तो राजा क्या कर लेगा, परमानेंट मिलिट्री रख लेगा, और परमानेंट मिलिट्री रखेगा तो ट्राइब्स किस में बदल जाएगी, मगध में, पंचाल में, पाटलिपुत्र में, यानी कि यही कबीले फिर किसका रूप ले लेंगे, राज्य का रूप ले लेंगे बड़े। अभी परमानेंट मिलिट्री नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस नहीं है, और सरप्लस नहीं होगा तो परमानेंट मिलिट्री किस प्रकार रखोगे, क्योंकि परमानेंट मिलिट्री के लिए आपको क्या चाहिए, टैक्स, चाहे अनाज के रूप में चाहे करेंसी के रूप में। अब टैक्स किस रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में। ऋग्वेद में हमें सी का एविडेंस मिलता है, समुद्र का एविडेंस तो मिल रहा है, लेकिन यह वेरीफाई नहीं हो पाता कि ये लोग समुद्र के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, क्योंकि इसमें जो एविडेंस मिला वो अगाध जल राशि या झील या लेक उसका था, यानी कि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या था, पानी था, लेकिन वो समुद्र नहीं था। तो ऋग्वेदिक आर्य बड़ी झील के बारे में तो जानते थे, समंदर के बारे में नहीं जानते थे, और समंदर के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या ट्रेड होगा विदेशों के साथ, नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड कौन से रूट से होगा, सी रूट से, और सी रूट के बारे में ये जानते ही नहीं थे। यार मान गए, हरियाणा में कौन सी जगह से हो तुम, जिनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है, वैदिक एज अलग है। क्यों अलग है भाई, कौन बताएगा क्यों अलग है, ये बता दो आप। नहीं, टाइम पीरियड को छोड़ दो, टाइम पीरियड का तो अलग फंडा है, लेकिन अलग क्यों है, एक एक करके बोल दो यार, क्यों अलग है बेटे, बता पाओगे। सिविलाइजेशन डेवलप्ड थी, सभ्य थी, और ये ट्राइब है, जनजाति है, वो सभ्य थी, सिविलाइजेशन लगाते हैं उसके पीछे हम, और इसके पीछे क्या लगाते हैं, ट्राइब्स। तो अलग अलग रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा, अंडमान निकोबार की सेंटिनली जनजाति है, हाँ, सेठ शिव जी कैसे बने। अभी अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, मतलब इस देश के प्रधानमंत्री थे, यही जानते हो ना आप। आगे आपका पोता आएगा ना, वो उन्हें भगवान कहेगा। अगरवा गए हो कभी, हरियाणा के अगरवा गए हो, वहां पे महाराजा अग्रसेन की फोटो लगी हुई है, मतलब स्कल्पचर बनाया हुआ है। कौन थे वो, राजा थे, तो आप उसको क्यों पूछते हो। जाके हाथ जोड़े थे ना आपने, जोड़े थे पक्का ना, वो राजा थे। कब, 15वीं सेंचुरी में, मतलब 15th सेंचुरी में। लेकिन टाइम निकला, वो राजा क्या बन गया आपके लिए, भगवान बन गया। साउथ के हजारों मंदिर राजाओं के बनवाए गए, राजाओं के नेम पे राजाओं की फोटो लगाई गई, और वो आज क्या बन गए, भगवान। अब आपके दादाजी जिस प्रकार, चलो और ज्यादा सिंपल एग्जांपल दे देता हूं यार, आपके एरिया का एग्जांपल दे देता हूं। ये आप गांव में बोलते हो ना, खेड़ा का दादा, खेड़ा का दादा, ये सब सुनते हो, सुनते हो। कहां से भगवान हो गए, वो
कहां से भगवान हो गए? उन्होंने गांव को बसाया था, और अब आप उनको किस रूप में पूजते हो? भगवान के रूप में। और फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हाँ आज मैं दादा के मंदिर जाया, अब सब सही हो जाएगा। ऐसा ही होता ना, ठीक है। तो वो क्या थे? वो इंसान ही थे। उनका तो ज्ञान ही नहीं था, उनका तो ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान नहीं था। किस में, किस मामले में पूछ रहे हो आप? ऋग्वेद रूपाल को अगर ज्ञान होता तो हाँ। ट्रैक भी करता। प्रकृति पूजक है ना, गॉड, एयर गॉड, स्पेस गॉड, ये सब क्या है? प्रकृति पूजक है। 33 कोटि मान रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवता है, नंबर ऑफ 33, गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ एयर उन्होंने अलग अलग कर दिया। वायु स्थान के देवता और गॉड ऑफ स्पेस, स्पेस के देवता, ब्रह्मांड के देवता। आगे चल के ब्रह्मांड का देवता कौन बन जाएगा? शिव। सेज का देखो, सिविलाइजेशन खत्म हो गई इंडस वैली, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो खत्म नहीं हुआ ना। आज आप टाउन प्लानिंग कर रहे हो, दिल्ली की टाउन प्लानिंग कर रहे हो, तो ये कहां की दी हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तभी तो आपको सीवरेज सिस्टम का पता चला कि किस प्रकार बनेगा, बाथरूम का पता चला, डबल स्टोरी का पता चला, स्टोरेज हाउस का पता चला। कहां से पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसी प्रकार सभ्यता पतन कर जाती है, लेकिन उसके किए हुए आविष्कार यहीं पे रह जाते हैं, और वो आविष्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। तो सेज का जो स्कल्पचर बनाया, अब एग्जाम्पल और ज्यादा डीपली एग्जाम्पल, यार 1 मिनट सीरियस हो जाओ। पीपल पूजा, पीपल क्या है? पेड़ है, पक्का ना? पीपल पूजा करते हो, लड़कियां करती है। ये कहां से निकल के आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कोई इंसान था, दुखी हो गया, पीपल के सामने जाके बैठ गया, अब उसने हाथ वाथ जोड़ लिए, 2 लोगों ने और देख लिया, और पीछे पीछे 4 ने देखा, 4 से 10 ने देखा, और 10 से 50 ने, और वो क्या स्टार्ट हो गया? पीपल पूजा, पीपल वर्शिप। इसी प्रकार एग्जाम्पल, अभी अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर में मंदिर बना है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। आगे आने वाली जनरेशन 200 साल बाद, अभी नहीं, अभी तो जानते होंगे, 200 साल बाद वो इन्हें क्या कहेगी? भगवान। किस प्रकार? देखो एग्जाम्पल देखो किस प्रकार कहेगी। कोई आप में से ही एक निकलेगा, वो कहेगा भाई वहां पे तो एक अटल बाबा है, और मैं गया, मेरी मन्नत पूरी हो गई। अब होना वैसे ही था पूरा, लेकिन वो वहां पे गया और उसकी पूरी हो गई। उसने 4 लोगों को बताया, 4 और गए, 4 में से 2 गए, समस्या वैसी थी, दूर हो गई। समस्या तो एक टाइम आएगा ना, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, टाइम आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा यार, तुम कुछ भी ना करो तो भी टाइम आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब 4 ने 40 को बता दिया, 40 ने 400 को, और फिर वहां पे जागरण लगने लग गया, अटल बाबा के गीत गाए जा रहे हैं। और मतलब एक फिर साधु संत आएगा, तुम्हारे में से ही निकल के बैठेगा, वो फिर पर्चे वर्चे देने लग जाएगा, महिलाएं जाएगी, बाबा जी के पैर दबाएगी, यही सब होता है। ठीक है, देखो ज्यादा अंधविश्वास किन में होता है? जो लोग डरपोक होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं अंधविश्वास कौन फॉलो करता है? जो लोग डरपोक होते हैं, जिनको डर लगता है कि अगर मैंने ये सब किया तो भगवान मेरे साथ क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। अगर इस दुनिया में भगवान है तो किसी का गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, है भगवान, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। अगर है तो किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते, भगवान तो हमेशा सही करते हैं। गलत होता है आपके कर्मों की वजह से, जब आप कुछ गलत होते हो तब गलत होता है, ये फंडा रहता है। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। कल इसको फिर से स्टार्ट करेंगे आगे से, और कल एंड करेंगे इसको, लेटर वैदिक एज और वैदिक एज को। ठीक है, यहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख के नोट करके ले आया करो। ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। लिखवाना है बाद में लिखवा देंगे, पहले एंशिएंट हिस्ट्री एंड कर ले, एंशिएंट हिस्ट्री के लिखवा देंगे, फिर मिडाइवल एंड करके मिडाइवल के लिखवा देंगे, फिर मॉडर्न को एंड करके मॉडर्न को, या साथ के साथ लिखवाएं? ठीक है, लिखवा देंगे। कल इसको एंड करते हैं, परसों लिख लेंगे। ठीक है।
वीडियो माइक 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 अरे यार